एक आदमी जिसने रिफाइनरी से रिटेल और फिर एक फोन से पूरे डिजिटल इंडिया का नक्शा बदल दिया। जब मोबाइल डेटा ऑक्सीजन बन चुका था, तब शहर से गांव तक सब लोगों के मुंह में सिर्फ एक ही नाम था, वो था जियो। पर इस कहानी के पीछे सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे डिसीजंस है जिन्होंने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और आज जब जियो का आईपीओ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो सवाल यह है कि मुकेश अंबानी की लेगेसी क्या होगी। 19 अप्रैल 1957 में एडन यानी आज का यमन में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। 1958 में धीरूभाई अंबानी वापस से मुंबई आ गए। जैसे कि मैंने पिछली स्टोरीज में भी बताया था कि धीरूभाई अंबानी पहले यमन में थे। यमन से उन्होंने जो बिजनेस नॉलेज गेन की, उसे वो इम्प्लीमेंट करने आ गए मुंबई। और वहीं पर मुकेश अंबानी बुलेश्वर में 2 BHK के फ्लैट में रहते थे। जैसे जैसे दिन बीते, धीरूभाई अंबानी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर दिया था। और मुकेश अंबानी के पास कई सारे ऑप्शंस थे, मगर उन्होंने चुना पढ़ाई करना। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुकेश अंबानी ने अपना MBA पूरा किया। और तब तक रिलायंस हर घर का नाम बन चुका था। तब 1980s में मुकेश अंबानी को सब कुछ छोड़ के अपने घर मुंबई वापस आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वेट कर रहा था। लेकिन वो वापस क्यों आए? क्योंकि उनके लाइफ का अगला चैप्टर था पातालगंगा। वहीं पर मुकेश अंबानी साबित करने वाले थे कि वो भी अंबानी परिवार का हिस्सा है। अर्ली 80s में रिलायंस को मिला PFI यानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का लाइसेंस। मुकेश अंबानी सिर्फ 24 साल के थे। वो पढ़ाई छोड़कर सीधा प्लांट में पहुंचे और उन्होंने जो कमाल दिखाया वहां पर, उसका पूरा इतिहास गवाह है। मुकेश अंबानी ने पातालगंगा प्लांट को रिकॉर्ड टाइम में कमीशन किया। ये वही एग्जीक्यूशन मसल था जो आगे जाकर रिलायंस का सिग्नेचर बन गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पर असली स्केल तो अभी आना बाकी था। चैप्टर 2 जामनगर। गुजरात के जामनगर में रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनरिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया। आज यहाँ पर 1.4 मिलियन बैरल पर डे क्रूड रिफाइनरिंग की कैपेसिटी है और उनका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 2.1 इस इंडस्ट्री की सबसे पीक लीड में गिना जाता है। ये वही इंफ्रा है जिससे O2C ऑयल टू केमिकल इंजन चलते हैं। और यही रिफाइनरी रिलायंस की सबसे बड़ी बैकबोन बनी, जिसने कैश फ्लो को हमेशा मेंटेन करके रखा। लेकिन रिफाइनरी से इंडिया का डिजिटल फ्यूचर कैसे निकला? उसका जवाब है डेटा। और ये भी सच है कि इंडिया का डिजिटल फ्यूचर भी उस रिफाइनरी से निकला। 2016 रिलायंस की AGM में अनाउंसमेंट होती है, वॉइस कॉलिंग फ्री, डेटा फ्री और एकदम रॉक बॉटम टैरिफ्स पे। रिलायंस ने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला दिया था। उसी समय पे उनके काफी कॉम्पिटिशंस क्रैश हो चुके थे। डोकोमो का तो नामो निशान मिटा दिया था। वोडाफोन भी आइडिया के साथ में मर्ज हो चुका था। मुकेश अंबानी ने यह दिखा दिया था कि वो हर सेक्टर के किंग है। इंडिया में डिजिटल इंडिया की शुरुआत असल में जियो ने ही की। आज जियो के पास 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और टेलीकम्युनिकेशन में घुसते ही इंडिया का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। और फिर आया 2020 का ब्लैक स्वान फंडिंग का महाडील, जहां कोविड-19 का पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए खराब था, मगर वो मुकेश अंबानी के लिए काफी लकी साबित हुआ, क्योंकि उसी समय पे जियो में मेजर इन्वेस्टमेंट्स आए, मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स आए। हाँ, मुकेश अंबानी कुछ कम नहीं थे, मगर वो बड़े प्लेयर्स भी जानते थे मुकेश अंबानी की वैल्यू। और तब फेसबुक ने 5.7 बिलियन जियो में इन्वेस्ट किया और गूगल ने 4.5 बिलियन। ये फंड रेजिंग सिर्फ बैलेंस शीट को बूस्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, ताकि इंटरनेट हर किसी के पास एक्सेसिबल हो जाए। उसी साल से जियो कॉमर्स, पेमेंट्स और कंटेंट सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आने लगे। पर इसी के साथ में आया टेक क्रंच। तो नेटवर्क को इवॉल्व करने के लिए 4G से 5G की उड़ान कौन देगा? जियो ने 5G स्टैंड अलोन पर बेट लगाया, रैपिड रोल आउट और एयर फाइबर जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल किए और जियो की पैन इंडिया कवरेज को फिनिश लाइन तक पहुंचाया। टेलको से टेक इंफ्रा तक रिलायंस ने इस देश के हर घर तक जियो का नेटवर्क पहुंचाया। जियो का 5G रोल आउट 2022 और 2023 में सबसे फास्टेस्ट कैटेगरी में था। पैन इंडिया 5G कवरेज 2023 में जाके पूरा हो चुका था। वाईकॉम 18 ने IPL के डिजिटल राइट्स खरीद लिए थे। जियो सिनेमा पे ये फ्री स्ट्रीम होने लगा और 3.2 करोड़ की कॉन्क्रीट व्यूअरशिप से रिकॉर्ड तोड़ दिया।
और यही रिकॉर्ड टूटा 2024 के आईपीएल में। अब जियो भी टेलीकॉम का किंग बन चुका था। तब 2024 से 2025 के बीच में जियो और डिज्नी हॉटस्टार का मर्जर अनाउंस हुआ। अगर रिलायंस की बात कर ही रहे हैं तो हम रिलायंस रिटेल को कैसे भूल सकते हैं। पूरे देश भर में 18,000 से ज़्यादा स्टोर, फैशन से फार्मा तक, ग्रोसरी से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सब एक ही जगह पर। रिलायंस जहाँ जाता था वहाँ का वो किंग बन चुका था। मुकेश अंबानी एक विजनरी बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना नेक्स्ट बड़ा बेट क्या होगा इसका मूव अभी से ही शुरू कर दिया है, वो है ग्रीन एनर्जी। मुकेश अंबानी ने तो टारगेट सेट किया है नेट कार्बन जीरो बाय 2035। धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया। रिलायंस कंपनी का कहना है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर्स के बाद में क्लीन ग्रीन एनर्जी ऑपरेशनल होंगे। जैसे अब तक रिफाइनरी रिलायंस का बैकबोन था, आगे चलकर ग्रीन एनर्जी भी रिलायंस का एक बहुत मजबूत बैकबोन बनने में कामयाब होगी। जैसे जैसे इंडिया बड़ा हो रहा है और ये ईवी पे इवॉल्व कर रहा है, आई एम श्योर कि 5 से 10 साल के अंदर ईवी कार्स को चार्ज करना हाईवे पर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब रही बात आईपीओ की, तो मार्केट भी वेट कर रहा है कि कब इसका बेल रिंग होने वाला है। 2025 के रिलायंस के एजीएम में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि अनंत न्यू एनर्जी संभालेंगे, ईशा रिटेल और आकाश के हाथ में आएगा जियो। फैमिली गवर्नेंस और ऑपरेशनल लीडरशिप का अलाइनमेंट है रिलायंस 2.0 और उनका घर एंटीला हमेशा हेडलाइंस बनता है। मगर अंबानी के लिए घर का मतलब क्या है? मुंबई का स्टेटस सिंबल है उसका एंटीला, जो कि 27 फ्लोरी है और उनका प्राइवेट रेजिडेंस है। पर हाँ, जब आप वेडिंग्स, मीम्स और मीडिया की बातें हटा दो तो सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है कि ऐसी लेगेसी बनाना जो आगे का जनरेशन भी कंटिन्यू कर सके। तो आपको मुकेश अंबानी की कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी नई कहानियाँ लेकर आते हैं। मैं हूँ अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।